हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कार्यक्रम। वो है उत्तराखंड में जो आने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस से संबंधित जो भी उसके सिलेबस में है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड है, चाहे आपका जीएस है और उससे संबंधित और करंट अफेयर है, उससे संबंधित हम वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, नहीं आए तो आप इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। जिसने भी जो भी कमेंट किए हैं मैं उनके ऊपर अब कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने जैसा काम करने में ही दिलचस्पी रखता हूँ। उम्मीद है आप लोग भी पढ़ने और पढ़ाने में ही दिलचस्पी रखोगे। अननेसेसरी अपनी ऊर्जा नकारात्मक चीज़ों में नहीं लगाओगे। मेरी सलाह भी आपको यही है, अपनी ऊर्जा सकारात्मक उस कार्यों में लगाएं। नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे अपने शरीर से, मन मस्तिष्क से बाहर कर दें। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। ये मैंने 20 तारीख से 20 अगस्त से करंट अफेयर आपका स्टार्ट कर दी है। अब इस करंट अफेयर में उत्तराखंड की करंट अफेयर्स भी है और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है। अब इस करंट अफेयर का सोर्स क्या है? इस करंट अफेयर का सोर्स है जो उत्तराखंड में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, उन्हीं से मैंने ये करंट अफेयर को बनाया है और उन्हीं से ही इस जो भी करंट अफेयर मुझे इम्पोर्टेंट लगा है उसको मैंने लिया है। तो इसमें दोनों, चाहे आप राज्य और स्तर का हो चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर हो, यहाँ से मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर आपको प्रवक्ता भर्ती में भी उपयोगी होगा, पीसीएस मुख्य परीक्षा में, लोअर पीसीएस जो आगामी नायब तहसीलदार वाली आने वाली है उसमें उपयोगी होगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक का, समूह ग के हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स आता है। तो ये हमारा आज करंट अफेयर का पहला वीडियो है। इसके बाद हम वीडियो हो सकता है कि वीकली बेसिस पे डालें, क्योंकि करंट अफेयर बड़ी जल्दी याद हो जाता है और रोज़ रोज़ इसमें अपना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। एक हफ्ते का कंपाइल करके हम वीडियो हर संडे में अपलोड कर दिया करेंगे। तो चलिए, आज एक सैम्पल वीडियो है तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सबसे पहले यहाँ लिख रखा है उत्तराखंड का करंट अफेयर जो है वो है। उत्तराखंड का करंट अफेयर क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे उत्तराखंड में बगवाल मेला या आषाढ़ी कौतिक, कौतिक मैंने उत्तराखंड में मेले को कहा जाता है, बगवाल मेला अब ये आप जानते हैं कब मनाया जाता है, तो आप सबको मालूम है, इसीलिए मैंने वैसे ही छोड़ दिया कि ये रक्षाबंधन के दिन आपका ये मेला मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? माँ बाराही जो देवी है, बाराही देवी के धाम में ये जो मैदान है पाटी चंपावत में, यानी ज़िले का ही अक्सर ये पूछा जाता है, तो ये सबको मालूम है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बगवाल मेला, और इसमें 4 पत्थर मार मेला होता है। इसमें 4 खामें होती हैं, जो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चम्याल होती है, चम्याल, गहड़वाल, लमगड़िया और बालिक। तो ये चम्याल है, चंपावत नहीं है, चम्याल खाम है। और इसके बाद गहड़वाल खाम है और लमगड़िया खाम है और बालिक खाम है। इस 4 खामों के बीच में एक पत्थर मार युद्ध होता था पहले। अब हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो नाशपाती या इस तरह से फलों और फूलों से ये युद्ध होता है। तो ये हमारा हुआ बगवाल मेले के संदर्भ में। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ और मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे हैं इस प्रदेश के, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। नेक्स्ट है आर्किड टिट तितली। तो आर्किड टिट तितली है वो 114 साल बाद खोजी गई, आर्किड टिट तितली। और इसका वैज्ञानिक नाम जो अखबार में था, चिलियारिया ओथोना। और तितली के जो लार्वा होते हैं, तितली के जो लार्वा होते हैं, लार्वल स्टेज में जब तितली होती है तो वो ऑर्चिड, ऑर्चिड एक फूल होता है या आप कह सकते हैं एक वृक्ष होता है। तो
तो ऑर्चिड का वृक्ष होता है उसके फूल खा के, और ऑर्चिड जो होता है वो किसी और पेड़ पर ग्रो करता है। तो इस तरह से इस कारण इसे ऑर्चिड टिट भी या ऑर्किड कह देते हैं या ऑर्चिड कह देते हैं, एक ही बात होती है। ऑर्किड टिट यानी ऑर्चिड तितली भी कहते हैं। और अगर अगर आप पढ़ते हैं उत्तराखंड तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर है, वो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भीमताल में है। और यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर यानी तितली रिसर्च सेंटर जो है, उसमें एक तितली विशेषज्ञ हैं भीमताल में है, पीटर स्मेटेक। तो या थोड़ा सा इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इन्होंने इन तितली का सत्यापन किया है। तो ये अक्सर पूछा जा सकता है कि ये तितली कहाँ से मिली है। तो ये नैनीताल के जियोली कोट से आपको 114 साल बाद ये तितली दिखाई दी है। नेक्स्ट है सिलक्यारा सुरंग। ये आपको पता ही होगा, ये सुरंग जो है चर्चा में थी। क्योंकि आपका यहाँ भूस्खलन हो गया था जिससे 41 मजदूर फंस गए थे, और 17 दिन बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया था। अब बात ये आती है कि अभी इसका क्यों, तो इसका जो मलबा वगैरह है वो आपका हटाना शुरू कर दिया है, इसीलिए ये फिर से दोबारा से न्यूज़पेपर में अखबारों में चर्चा में थी। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में ये स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम था शांति निकेतन, फिर बाद में इसे नाम दिया गया 1921 में विश्व भारती के नाम से इसे स्थापित किया गया। तो ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थापित किया। पहले शांति निकेतन एक विद्यालय था, 1901 में जो स्थापित किया गया था। फिर इसी शांति निकेतन को एक तरह से अपग्रेड करके यानी 1901 में इसका नाम कर दिया गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पर ये लिख रखा है यत्र विश्रम भवतनेक नीड़म है ये। तो यहाँ इसका मतलब होता है जहाँ विश्व निवास करता है, ये इनका आदर्श वाक्य। अब ये विश्व भारती था, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसका पहला कैंपस जो बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के नैनीताल के रामगढ़ के टैगोर टॉप में खोला जा रहा है। अब इसकी स्थापना के लिए सरकार ने 44.66 एकड़ भूमि भी निःशुल्क उत्तराखंड सरकार ने इनको स्थानांतरित कर दी है। तो ये पहला कैंपस होगा जो विश्व भारती विश्वविद्यालय का कैंपस होगा, और ये होगा उत्तराखंड के नैनीताल के रामगढ़ में टैगोर टॉप पे। तो ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ अभी कोई ख़ास काम नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगर देखेंगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जो हैं वो नेपाल यात्रा पर है। पहला क्वेश्चन तो सिंपल ये हो सकता है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, लेकिन ये इतनी पिछले कई सालों से हैं तो ये अब क्या बनाएंगे इस पे क्वेश्चन। लेकिन नेपाली विदेश मंत्री हैं वो आपका कौन है, आरजी राणा देउबा। और यहाँ क्या समझौते हुए हैं, यहाँ जो है भारत नेपाल से 5 रुपये 45 पैसे यानी लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदेगा। नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा, और शुरुआती चरण में 251 मेगावाट बिजली जो है वो आपका नेपाल देगा हमको बिहार और हरियाणा के लिए। तो ये एक प्रश्न है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें प्रश्न बनता है, क्योंकि अगर ये नेपाली विदेश मंत्री भारत आए तब तो प्रश्न बनता है। और लेकिन फिर भी चूँकि हमें समसामयिक घटनाओं पर नज़र रखनी होती है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आप ये न्यूज़पेपर्स में देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूक्रेन यात्रा पर हैं। अभी फ़िलहाल इनके बारे में ये कहा गया है कि 23 अगस्त से यूक्रेन जाएंगे और किससे मुलाकात करेंगे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। अब आप जानते ही हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और पिछले 1 साल से ये यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति है। अब इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और ये भी आपको मालूम होगा यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर भी क्या है, कीव है। और याद रखना ये भी प्रश्न आ सकता है, ये पूर्वी यूरोप में, अगर आप मैप पे देखोगे तो यूक्रेन जो है वो पूर्वी यूरोप में।
पूर्वी यूरोप में। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं कि आपका ये कहाँ पर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है यूरोप का। यूरोप का सेकंड बड़ा देश है, सेकंड बड़ा देश है। इसके बाद आ गया अमरनाथ यात्रा। आप जानते ही हैं अमरनाथ यात्रा जो होती है वो जम्मू कश्मीर में गंदरबल में आपका होती है। जम्मू कश्मीर के गंदरबल ज़िले में लिट्टर वैली में अमरनाथ पर्वत पर होती है। अब ये जो पवित्र शिवलिंग है ये भौगोलिक रूप से एक स्टेगलेमाइट होता है। स्टेगलेमाइट मतलब होता है कि जो एक गुफा बन रखी है उसमें पानी नीचे की ओर टपकता है। जब पानी नीचे की ओर टपकता है तो वो जम जाता है और इस तरह की आकृति ले लेती है जिसे हम शिवलिंग मान लेते हैं। तो इसकी खोज जो बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम चरागाहवे ने 1850 में की थी। और 2000 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी बन गया था जिसके जो मुखिया हैं वो राज्यपाल हैं। और एक जो छड़ी मुबारक होती है वो अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचने के साथ ही ये 52 दिन की यात्रा समाप्त होगी। तो ये सिंपल सा एक है, जानना ज़रूरी है। इसके बाद ये हाईली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स आपका WHO ने इसको मंकी पॉक्स एक बीमारी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया, यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? कॉजल मतलब होता है कारण, कौन इसको करता है। तो ये एक वायरल डिसीज़ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंकी पॉक्स आपका किसके द्वारा होती है। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इस तरह के ऑप्शन दे सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे एक वायरल डिसीज़ है। ये इसके लक्षण होते हैं, जो वायरल फीवर होता है लगभग वही लक्षण इसके भी हैं, लेकिन यहाँ जान जाने का खतरा रहता है। ये संक्रमित जानवर से इंसान में अधपके खाने से फैलता है, यानी अधपके मांस को खाने से और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से, नज़दीक रहकर बात करने से और यौन संपर्क से ये फैलता है। इसके अलावा इसका एक वैक्सीन है जिसको कहते हैं, जिसको लगाया जाता है इसके अगेंस्ट MVN-BN वैक्सीन। वैक्सीन को हिंदी में आप कहते हो टीका। और आपने कोरोना वैक्सीन वगैरह सुनी होगी। वैक्सीन जो लगाई जाती है वो वायरल के लिए जनरली लगाई जाती है और ये सूक्ष्म या वीक वायरस होते हैं। सूक्ष्म या वीक वायरस होते हैं। ये वीक वायरस जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इंजेक्शन के तौर पर हमारे शरीर में ये वीक वायरस जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये वीक होते हैं या लगभग कह सकते हैं अधमरे होते हैं। ये वीक वायरस हमारे अंदर डिसीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को जागृत कर देते हैं। हमारी बॉडी के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे जागृत कर देते हैं। अब आपका कोई असली वायरस, अगर ताकतवर वायरस बाहर से आता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये हमारी इम्यूनिटी उसे मार देती है। तो ये पोलियो वायरस सुना होगा, कोरोना वायरस का वैक्सीन सुनी होगी, पोलियो वायरस की वैक्सीन सुनी होगी। तो यही आपका ये होता है। इसके बाद आपका ये अगला टॉपिक है पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म। तो यहाँ पर और तो हम क्या इसमें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में। पश्चिम बंगाल आप जानते हैं कोलकाता इसकी राजधानी होती है। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो CV आनंद बोस है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ की विधानसभा जो सीटें हैं वो तो 294 हैं। इसके बाद अगला आजकल जो चर्चा में चीज़ है वो है लेटरल एंट्री। अब इसकी जो लेटरल एंट्री की विज्ञप्ति थी उसे रद्द कर दिया UPSC ने। और ये सेकंड ARC, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये रिफॉर्म कमेटी है, ये 2005 में बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। 2005 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के, और उनकी अध्यक्षता में ये वीरप्पा मोइली कांग्रेस के ही नेता हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा था कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन ये सब आ चुकी है और टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो कुछ ऐसी नौकरियाँ होती हैं जहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल IAS जो विशेषज्ञ नहीं है, सिर्फ जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं, और उनको रखना एक सरकार ये मानती है कि उनको रखना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। तो बाहर से विशेषज्ञ की भर्ती करने की सिफारिश इस वीरप्पा मोइली
आयोग ने की थी। जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में सेकंड रिफॉर्म कमीशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो उसने सिफारिश की थी। और इससे पहले यहाँ एक चीज़ और जान लें कि 1966 में प्रथम प्रशासनिक आयोग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष पहले थे मोरारजी देसाई, फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे तो हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी तरह से एक प्रश्न और आता है, वाई के अलग समिति किससे संबंधित है? तो ये भी सिविल सेवा की रिव्यू से संबंधित है। अब ये लेटरल एंट्री चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि भारत सरकार ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री के लिए विज्ञापन जारी किया है। और ये लेटरल एंट्री के संदर्भ में बता दें कि बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि एक ज़माने में जो प्रधानमंत्री बने बाद में मनमोहन सिंह जी भी जो थे, सरदार मनमोहन सिंह, वो भी लेटरल एंट्री के ज़रिए से ही प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार बनाए गए थे। वो भी कोई आईएएस नहीं थे। इसी तरह से आपने आधार कार्ड सुना होगा, और आधार कार्ड के लिए एक आयोग बनाया गया था, UIDIA। तो UIDIA के जो चेयरपर्सन बनाए गए थे नंदन नीलकर्णी, वो भी लेटरल एंट्री से ही उनको उनका चेयरपर्सन बनाया गया था। तो लेटरल एंट्री कोई आज की नहीं है, पहले से चली आ रही है। अब इसके आगे अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। पहला तो क्वेश्चन यही आ सकता है किसी भी पेपर में, PCS के पेपर में, किसी भी पेपर में, और उत्तराखंड हो, यूपी हो, किसी भी पेपर में ये प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय भैंस यानी बफेलो रिसर्च सेंटर कहाँ है? सेंट्रल बफेलो रिसर्च सेंटर। अब ये जो है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में। पहला क्वेश्चन तो यहीं सही, 85 में ये बना था। 85 तो नहीं आएगा, लेकिन कहाँ पर है ये आ जाएगा, हिसार ज़िले में। अब यहाँ इस संस्थान की ये चर्चा में क्यों है? इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक खाद्य मिश्रण तैयार किया है। इस खाद्य मिश्रण को भैंसों को खिलाया जाएगा, और भैंसें आपका जो है दूध भी ज़्यादा देंगी। और आप जानते हो भैंसें जब जुगाली करती हैं, जुगाली करने का मतलब होता है जो खाना खा के उसके बाद भैंसें मुंह चलाती रहती हैं, तो ये जुगाली होती है, और इसको रूमिनेटिंग एनिमल्स कहा जाता है। तो ये CH4 छोड़ती हैं। अब CH4 जो मीथेन होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, जो CO2 के बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। और जुगाली करने वाले पशु यानी रूमिनेटिंग एनिमल CH4 मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सा एनिमल रूमिनेटिंग नहीं है? तो आपका इसमें पिग एक लास्ट में दिया होता है, 3 दूसरे दिए होते हैं, लास्ट में पिग दिया होता है। पिग रूमिनेटिंग एनिमल नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने कई पेपर्स में देखे। अगला है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो चावल का खेत होता है उसमें भी मीथेन का उत्सर्जन यानी CH4 का उत्सर्जन होता है। अब आपको आगे मैंने यहाँ लिख रखा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें सबसे पहले CO2 होती है। CO2 सबसे ज़्यादा योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग में, और इसके बाद CH4, जलवाष्प, CFC, N2 वगैरह होती हैं। ये आपके लिए छोड़ रखा है कि आप इसको ढूंढें और बताएं कि ये कितने होती है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ना बताएं, प्लीज़ अपने नोट्स में इसे लिख लें, क्योंकि ये परसेंटेज भी पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, कमेंट प्लीज़ ना करें, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो प्लीज़ मत करें। मेरा ये शौक़ है, मैं वीडियो शौकिया डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ कमेंट्स अच्छे करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है दिल को, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी तारीफ़ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ नकारात्मक कमेंट्स भी आते हैं, मेरे को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो इस तरह के लोग होते हैं वो आपका ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं और करते रहते हैं। भविष्य अपना अगर आपको अच्छा बनाना है तो पॉजिटिविटी लाइए, और जहाँ से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं तो ये नहीं कह रहा मेरे पे चैनल पे आओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मत करो लाइक, मत करो शेयर, मत करो सब्सक्राइब, मत देखो मैं आपको कहाँ कुछ कह रहा हूँ। और आपका जो है, लेकिन एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जहाँ से भी आपको सीखने का अवसर मिले, जहाँ से भी सीखने का अवसर मिले, अगर एक छोटे से छोटा बच्चा भी, चिड़िया भी, पेड़ भी, पौधा भी, कीड़ा भी हमको सिखा सकता है। तो मैं एक थोड़ी सी कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक हमलावर भारत में आ रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो एक गुफ़ा में छुप गया डर के मारे। भारतीय लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, वो हार गया, वो एक गुफ़ा में छुप गया। अब जो गुफ़ा में छुप गया तो 7 बार एक मकड़ी
जाला बनाने लगी और 7 बार नीचे गिर गई, फिर उठ के जाला बनाने लग पड़ी। तो उस हारे हुए राजा ने सोचा, जब ये एक जानवर छोटा सा होके 7 बार प्रयास करके पुनः जाला बनाने का प्रयास कर सकता है, तो मैं पुनः आक्रमण, पुनः प्रयास अपने साम्राज्य को जीतने के लिए क्यों नहीं कर सकता। और उसने आपका पुनः आक्रमण किया और उसे सफलता मिली। तो भाई मेरे, एक छोटे से जानवर ने, जो कुछ भी नहीं है, एक मकड़ी है, उसने उसको सिखाया। तो सीख कहीं से भी मिल सकती है, जहाँ से भी आपको सीख मिले, अच्छी बात मिले, उसे ग्रहण करें। और जो आपका जो निगेटिविटी है उसे त्याग दें। तो उम्मीद है आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और मुझे आपके नकारात्मक या सकारात्मक कमेंट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मैंने पढ़ ली है, अब तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव भारत यात्रा पर। जो भी कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति भारत में आता है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत में आया है, ये नज़र रखनी चाहिए। और ये कौन है? रूस की नौसेना के प्रमुख हैं। और इन्होंने भारतीय जो CDS हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो विपिन रावत हुआ करते थे, अब है अनिल चौहान। तो इनके साथ इन्होंने वार्ता करी है। और आपका रूसी नौसेना परेड में, समारोह में जो INS तवर गया था हमारा, ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये इंडिकेट करता है कि भारत और रूस की जो रक्षा सहयोग है वो बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। अलेक्जेंडर मोइसेव ये रूसी नौसेना प्रमुख हैं जो भारत यात्रा पर आए। इसके बाद है पेंतोगर्तान शिनवात्रा। पेंतोगन शिनवात्रा जो है वो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं, जो हाल ही में निर्वाचित हुई हैं। और ये 37 साल की है शिनवात्रा। ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला है सबीना शील। सबीना शील एक द्वीप है और ये चर्चा में आया है क्योंकि फिलीपींस और चीन के जो जहाज़ हैं वो आपस में यहाँ टकरा गए। और ये कोरल रीफ से तैयार एक द्वीप है, जैसे हमारा जो अरब सागर है वो भी कोरल रीफ से बना होता है। और ये कोरल रीफ होता क्या है? ये एक एनिमल होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलेंट्रेट्स। ये सीलेंट्रेट्स एनिमल 2 फॉर्म में रहते हैं, एक तो पॉलिप फॉर्म में रहते हैं और एक रहते हैं मेडूसा फॉर्म में। तो मेडूसा जो फॉर्म होती है वो सेक्सुअल फेज़ होती है, जबकि पॉलिप फॉर्म जो होती है वो इस सीलेंट्रेट्स की एसेक्सुअल फॉर्म में होती है। ये दोनों फॉर्म अल्टरनेट होती रहती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो मर जाते हैं, जब पॉलिप मर जाते हैं, इनके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये एक आपका दीवार बना लेते हैं और बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं। तो ये है सबीना शील। ये एक द्वीप है जो चर्चा में था। इनमें पूछा जा सकता है कहाँ पर है? दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है ना? तो इसका यही बन सकता है क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा 20 अगस्त का करंट अफेयर समाप्त हो गया। एक दिन में लगभग इतना ही करंट अफेयर होता है। अगला हमारा जो नेक्स्ट होगा वीडियो, वो हो सकता है कल आ जाए, नहीं तो सारा कंपाइल करके हम संडे में आपको वीडियो देंगे करंट अफेयर का। संडे में 6 बजे के आसपास वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जिसको देखना हो देख लेना, जिसको नहीं देखना हो मत देखना। लेकिन हम डेली अब संविधान का यानी राज व्यवस्था से संबंधित वीडियो भी अपलोड करेंगे। और ये जो अपलोड करेंगे वो मेंस की फॉर्म में भी करेंगे, यानी मेंस में जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो UKPSC मेंस हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का मेंस हो, चाहे लोअर PCS का मेंस हो, नायब तहसीलदार का, रेंजर का मेंस हो, इन सब के लिए आपका हम वीडियो अपलोड करेंगे मेंस के पार्ट व्यू से। और जो कल हमारा वीडियो होगा वो संविधान सभा की मांग, संविधान क्या है और कैबिनेट मिशन योजना। ध्यान करना, ये मेंस के अकॉर्डिंग होगा और मेंस के जैसे क्वेश्चन बनाए के आपको समझाया जाएगा कैसे लिखा जाता है। और साथ में ही ऑब्जेक्टिव तो अपने आप उसमें आ जाएगा। जब आप मेंस पढ़ोगे, कैबिनेट मिशन पढ़ोगे और ये संविधान सभा की मांग पढ़ोगे, तो उसमें अपने आप ही वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आ जाएंगे कि किसने संविधान सभा को सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी, किसकी मांग पर स्वीकार हुई, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें प्री के लिए अपने आप आपको याद हो जाएंगी। तो भाई जिसको जुड़े रहना है वो हमारे
चैनल के साथ जुड़ा रहे। जिसको जाना है, कहीं और सुनना है, पढ़ना है, जहाँ से मर्जी पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकता है। प्लीज़ कोई मेरी ज़बरदस्ती नहीं है, आपका अपना मर्जी है। इस चैनल पे आएँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल पे आएँ, देखें, कुछ सीखें। मेरे पे टिप्पणी या मेरे से दुराव रखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। मेरे से सीख के तो आपको फिर भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, मेरे से इस तरह की बातें करके या गलत सलत कमेंट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। जिनकी इच्छा हो तो जुड़े रहें, नहीं इच्छा हो तो चैनल छोड़कर जा सकते हैं। आपका एक क्लिक अनसब्सक्राइब कर सकता है, आप बिल्कुल करें। मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।